वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम कल ये वीडियो नहीं बन पाया, बहुत ख़राब नेटवर्क था। तो आज इसको हम लोग अपलोड कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, यह जो एक्ट है यहाँ पे आज डिस्कस हो रहा है। इस एक्ट में हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत ही सेलेक्टेड कंटेंट को मैंने यहाँ पे रख दिया है। मोटर व्हीकल एक्ट में जो नेट के सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं उनको भी इसमें रख दिया है मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए रखा हुआ है। तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, नई पद्धति और नई प्रणालियों में आए बदलावों को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। इंट्रोडक्शन एज यूजुअल, परंतु इसमें आप दो चीज़ों को ध्यान दीजिए। लिखता है द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इम्प्लीमेंटेड ऑन 14 अक्टूबर 1988, और सबसे लास्ट में देखेंगे आप लिखा होगा दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1989। तो ये ध्यान रखिएगा कि केम इनटू फोर्स और इनेक्टेड लिख दिया है, तो आपको 1 जुलाई 1989 को टिक करना होगा। ठीक है। The Motor Vehicle Act 1988 implemented on 14th October 1988 with 14 chapters and 217 sections, two schedules, Act नंबर 59 ऑफ 1988। इसमें दो बार सबसे मेजर अमेंडमेंट हुए हैं, उनको मैंने रखा है 19 आपका जो है 2017 और 2019 में। यह एक्ट 1 जुलाई को 1989 में इन्फोर्स हुआ और ये रिप्लेस किया मोटर व्हीकल एक्ट 1939 को। यह एक्ट 1 जुलाई 1989 को इन्फोर्स हुआ, लागू हो गया पूरी तरह से, और रिप्लेस करता है ये मोटर व्हीकल अधिनियम 1939 को। इसमें जो 14 चैप्टर्स हैं उन 14 चैप्टरों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। एज यूजुअल पहला चैप्टर है आपका प्रिलिमिनरी, दूसरा चैप्टर लाइसेंस ऑफ द व्हीकल को डिस्क्राइब करता है, तीसरा चैप्टर आपका लाइसेंस फॉर कैरेज को डिस्क्राइब करता है, जिसको लड़िया वाहन कहते हैं आप, जिसके पीछे कैरेज लादा जा सके, जैसे पिकअप जो आपकी आती है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल की बात करता है, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात कर रहा है। चैप्टर 6 करता है कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। 7th कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, मोटर व्हीकल टेम्पोरली लिविंग और वेस्टिंग इंडिया, लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी। फिर चैप्टर 12 कहता है क्लेम एंड ट्रिब्यूनल, चैप्टर 13 कहता है ऑफेंस पेनल्टी एंड प्रोसीजर, और चैप्टर लास्ट जो है आपका वो मिसलेनियस एज यूजुअल। इसको दूसरे तरीके से मैंने लिखा है क्योंकि बहुत सारा ये बहुत बड़ा हो जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, परंतु यदि किसी बच्चे को इसके वीडियो की आवश्यकता होगी तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, हम इस पूरे का बना देंगे। पूरे एक्ट का आपको बना बनाया यहाँ पे मिल जाएगा। इसका जो मेन आप नोट्स बनाएंगे वो इतना ही रहेगा जो हम बता रहे हैं आपको भी। जो साइलेंट फीचर ऑफ है कि हमको लिमिट पोल्यूशन की कम करनी है, और कम करके 3% से 5% तक जो पुराना प्रोसीजर था वहाँ रखना। फिर उसके बाद से 4 व्हीलर के लिए 2 to 3% तक आ जाना पेट्रोल ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए। तो पोल्यूशन के पैरामीटर्स को और भी मिनिमाइज़ किया गया और भी नियमों को स्ट्रिक्ट किया गया, और इसी स्ट्रिक्ट नियम को हम आगे जो है बीएस प्रणाली के बारे में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, वो भी इसी स्लाइड में है। पोल्यूशन का जो मापन होता है वो HSU में होता है, हार्टेज स्टैंडर्ड यूनिट कहलाती है। 65 सभी डीजल व्हीकल के लिए जो है वो 65 HSU से कम ही उनको रखना है, उससे उनको अधिक नहीं होना है। फिटनेस सर्टिफिकेट की बात की गई।
फिटनेस सर्टिफिकेट नए मोटर व्हीकल का मिलता है, कंपनी देती है, 2 साल के लिए वैलिड होता है। फिर हर साल ये जो है इसका रिन्यूअल होता है 10 साल तक। ठीक पीएसयू की तरफ पॉल्यूशन का जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, पॉल्यूशन का क्लियरेंस सर्टिफिकेट में आपके गाड़ी का जो फिटनेस नंबर है, आपका जो चेसिस नंबर है वो मेंशन होता है। तो वही चीज़ रिन्यू होता रहता है हर साल। और बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के आप गाड़ी चलाएंगे तो उस पर भी पेनल्टी अलग से लग जाएगी। नेसेसिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, बिना डीएल के गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। किसी दूसरे की गाड़ी लेकर भी बिना डीएल जा रहे हैं तो ओनर जिम्मेदार होगा, उसके नाम पे चालान कटेगा। और अगर आप जो है नाबालिग हैं तो आपको डीएल नहीं मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा और फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो वह आपके ऊपर जुवेनाइल जो एक्ट है, इनका नया प्रोविज़न है 2019 वाला, उसमें आपको जुर्माना देना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दुर्घटना जो ये 20 साल से कम उम्र के लड़के चलाते हैं गाड़ी, उनसे होती है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट स्टंट के दौरान होता है, ओवर स्पीडिंग के दौरान होता है, ड्रंकन ड्राइविंग के कारण होता है। तो इसको भी हम लोग आज अभी देखेंगे। तो वो क्या है, वो नेसेसिटी टू ड्राइविंग लाइसेंस है। नीड टू स्पीड में क्या है, गाड़ी की एक स्पीड है जिसको गोल्डन जोन ऑफ ड्राइविंग कहते हैं। हाईवे के लिए 35 से 55 है और सिटी के लिए 35 से 45 है किलोमीटर पर आवर एक्सीलरेशन। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें ग्रीन रंग का लिख कर आता है कि इकोनॉमिक जोन, तो इकोनॉमिक जोन में चलाएंगे तो आपकी गाड़ी कम पोल्यूट करेगी। फिर इसके बाद से आता है ड्यूटी टू ओबे ट्रैफिक साइन। हर ट्रैफिक सिग्नल का बराबर आपको ओबे करना है नियम को। और आपको रेलवे के अनमैन्ड क्रॉसिंग पे जाकर जो है आपको पहले लेफ़्ट और राइट उतर के गाड़ी से चेक करना होगा कि कहीं कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, तभी उसको क्रॉस करेंगे। सरकार उसके लिए दायी, अनमैन्ड क्रॉसिंग पे हुए दुर्घटना के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा। कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, गलती आपकी होगी। अब बहुत सारे लोग जो है, एक दुर्घटना घटी थी जिसमें बहुत सारे लोग जो है रावण जला रहे थे पटरी किनारे और ट्रेन उनको रौंद के चली गई। तो उसमें सरकार की गलती नहीं है। रेल का जो एक ट्रैक का प्रीमिसेस है, बाउंड्री है ट्रैक की, उस ट्रैक की बाउंड्री के अंदर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई भी काम करेंगे और कोई दुर्घटना होती है तो सरकार उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी, कभी नहीं लेगी, क्योंकि सरकार उसकी जिम्मेदार है ही नहीं। उसने तो पहले ही मना कर रखा है कि यहाँ मत करो। फिर इसके बाद से एनालॉगस लॉज आते हैं जो कि सेक्शन 119 के अंतर्गत आते हैं। इसमें यह है कि ड्यूटी है हर व्हीकल के ओनर की कि उसको मेंटेन करे और सभी नियमों और इंडिकेशंस का पालन करे। फिर आता है बात पेनाल्टीज़ जो प्रोविज़न है उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये मिनिमम पेनाल्टी थी जिसमें कि सेक्शन 190 जो है 192 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत जो फर्स्ट ऑफेंस पे 100 रुपये पेनल्टी थी और फिर उसके बाद से 2000 तक पेनल्टी जाती थी। अब यह पेनल्टी बढ़ गई है, तो उस बढ़ी हुई पेनल्टी को भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी आगे है। जो नया अमेंडमेंट आया 2017 में, उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु थे। उसमें था कि जो है अगर कोई 3 साल से किया इम्प्रिजरमेंट, नए अमेंडमेंट में 3 साल का इम्प्रिजरमेंट है फॉर द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर इफ अनएज चिल्ड्रन वर फाउंड इन ड्राइविंग एंड काजिंग फेटल एक्सीडेंट। यदि कोई नाबालिग से हुई दुर्घटना किसी व्हीकल से होती है तो उनके गार्जियन जिम्मेदार हैं। बहुत सही कानून। बच्चा अगर बिगड़ता है तो उसके पीछे माँ बाप जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो ये गार्जियन जिम्मेदार ठहराया गया। सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें डाला, तुम्हारा नाबालिग लड़का गाड़ी चला रहा है, किसी बुजुर्ग को ठोक दिया
वो घायल हुआ या मर गया तो उसकी जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि बच्चों को तो आप गाइड कर सकते हैं ना। रोड चलते लोग अगर गाइड करेंगे तो वो तो बहुत भयंकर गाइड हो जाएगा। फिर सेकंड है कि बिल जो भी पास हुआ वो साइलेंट एक्शन और टैक्स एग्रीगेशन के द्वारा पास हुआ, जिसमें कि जो आपका टैक्सीज हैं उनको भी रखा गया। बिल को ट्रिगर किया गया फॉर कंपनसेशन ऑफ फैमिली हुज मेंबर हैव मेट विथ एक्सीडेंट। फिर इसके बाद से जो है आपका अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसमें जो है कोई लिमिट नहीं थी थर्ड पार्टी और टू व्हीलर इंश्योरेंस की। फिर बिल जो है अमेंड हुआ टू कैप मैक्सिमम थर्ड पार्टी लीगल लाइबिलिटी अप टू 10 लाख इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ इंजरी 5 लाख रुपए। पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, अब कर दिया गया कि 10 लाख रुपए आपको मुआवजा मिलेगा थर्ड पार्टी पे, और अगर दुर्घटना होती है, इंजरी होती है तो 5 लाख रुपए इंजरी। कोई भी मोटर एक्सीडेंट जो होता है उसमें इंश्योरेंस मैंडेटरी कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर अगर है तो उसको ब्लैकलिस्ट करने की प्रोग्रामिंग की गई। अगर मान लीजिए आप ठेके पे गाड़ी चलवा रहे हैं, ठीक, आपकी गाड़ियां दुर्घटना कर रही हैं तो आपको भी ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इसके बाद से आपका जो है आधार नंबर और ये सब गाड़ी का नंबर सब लिंक हो गया, ये बहुत ही अच्छा हुआ। ड्रंकन ड्राइविंग पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। फॉर दोज हु वोंट वियर सीट बेल्ट और हेलमेट, उनके लिए भी कठोर नियम लगा दिए गए। देखिए, यदि आप कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो सरकार आपको डंडे से चलाएगी, सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है कोरोना में सरकार ने कहा कि घर पे रहो, आप घूम रहे हैं, ओपीटी, कोई गलत नहीं किया, उसके पास अधिकार है। पब्लिक की सुरक्षा के लिए सरकार कोई भी कदम उठा सकती है, साम दाम दंड भेद तीनों चलता है, ये जान लीजिएगा। पहले समझाएगी, बुझाएगी, नहीं मानेंगे कूटेगी। और इस पे आप सरकार को आरोप नहीं, दोषित नहीं कर सकते, आप सरकार पे दोष कभी नहीं मर सकते, कोई भी गवर्नमेंट हो। अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं, वो आपको 20 थप्पड़ मार देगा ट्रैफिक हवलदार, आप खाएंगे 20 थप्पड़, क्योंकि दंड को लागू करने के कोई भी तरीके अपनाने पड़े तो सरकार उसको अपनाती है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब कभी आप लड़ जाएं तो पी के चलाएं गाड़ी, लड़ जाएं और फिर उसका सरकार को पुलिस वाला मार दे आपको 10 हाथ, तो आप सरकार को गाली दें, तो ये गलत है, उसको कोई कहीं इंटरटेन ही नहीं होना है। फिर न्यू अमेंडमेंट 2019 में जो आया, उसके अंतर्गत जो जर्नल पेनल्टी है वो आपका जो है 100 रुपये से 500 रुपये है। जर्नल पेनल्टी मतलब कि इससे मान लीजिए कोई गरीब आदमी को पकड़े जो बाइक से जा रहा है, उसके पास नंबर उम्बर नहीं है, तो 100 रुपये से 500 रुपये लेके उसका चालान काट सकते हैं। कोई ऑर्डर दिया गया यातायात के लिए, उसका आपने डिसोबे किया, 2000 रुपये चालान कटा। अनऑथराइज व्हीकल को आप लेके चला रहे हैं विदाउट लाइसेंस, 5000 रुपये जुर्माना। विदाउट लाइसेंस अपनी ही गाड़ी चला रहे हैं तो 5000 रुपये जुर्माना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम है। ओवर स्पीडिंग आपने मतलब कि आप अपनी बाइक को माइकल से मारकर समझ लिए और ट्रैक पे दौड़ा रहे हैं, रोड को ट्रैक समझ लिए, तो उस केस में आपके ऊपर मिनिमम जो है ओवर स्पीडिंग में 1000 रुपये जुर्माना शुरू होता है। अगर आप गाड़ी पे स्टंट करते पकड़े गए, डेंजरस ड्राइविंग, 5000 रुपये मिनिमम जुर्माना। मैंने कभी कभी होता है लोग गाड़ी पे स्टंट करते हैं, कभी अगला चक्का कभी पिछला चक्का खड़ा करेंगे, तो ये सब 5000 रुपये जुर्माना से शुरू होता है। दारू पीकर नशा करके, किसी भी प्रकार का नशा करके आप गाड़ी चला रहे हैं तो 10,000 रुपये जुर्माना। हाई स्पीड पर गाड़ी आप चला रहे हैं जिससे रोड रेजिंग हो सकती है, 5000 रुपये जुर्माना।
बिना हेलमेट के चला रहे हैं, इंडिविजुअल बैठे हैं तो 1,000, और 2 लोग बिना हेलमेट के बैठे हैं तो 2,000। 3 लोगों पे तो भयंकर है। फिर जुवेनाइल, जो मैं कह रहा था कि यदि कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा है, उससे कोई भी दुर्घटना होती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, नाबालिग मतलब 20 साल से कम उम्र, तो आपके ऊपर 25,000 रुपये मिनिमम जुर्माना होगा। यदि वो केस में व्यक्ति जिससे जुवेनाइल आपका लाडला या लाडली टकराई और वो मरा, तो इस केस में आप इस पॉइंट को बहुत गौर से देखिए। लिखा हुआ है स्पष्ट, 10 लाख फॉर डेथ एंड 5 लाख फॉर सीरियस इंजरी। ये तुरंत ही आपके साथ ये दुर्घटना घट जाएगी, और कम से कम गार्जियन को 3 साल की इम्प्रिजरमेंट होगी। कम से कम 3 साल का इम्प्रिजरमेंट होगा, ये मान के चलिए। तो पूरी तरह से आप ये समझ लीजिए कि कभी भी आप ऐसे बच्चा जिद करे कि चाँद ले आ दो, तो चाँद थोड़ी ना ले आ देते हैं। तो कभी भी इस केस में ऐसी हरकतें मत कीजिए जिससे कि आपके बच्चे के द्वारा दूसरे की जान व माल को नुकसान पहुंचे। मान लीजिए कोई परिवार का एक व्यक्ति कमाने वाला है, वो सड़क पर में राइट साइड जा रहा है, आपका लड़का दारू पी के गाड़ी चला रहा है जो कि अंडर एज है, और उसने उसको मार दिया, उसका तो परिवार ही उजड़ गया पूरा। इसीलिए इसीलिए ये प्रावधान और बहुत सही है, पूरी तरह सही है, पूरी तरह से सही है, क्योंकि गलती माँ बाप की है। आप उसको गाड़ी क्यों दिए? क्या आप अवयस्क हैं? बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ गाड़ी चला रहे हैं, अपने बच्चे को स्टीयरिंग दे देते हैं छोटे से। टोटल गलत है। पेनाल्टी कटेगी, भयंकर पेनाल्टी कटेगी। अगर खाली आप अपने बच्चे को गोदी में बैठा गाड़ी चला रहे हैं बाइक, तो 25,000 रुपये जुर्माना काट देगा पुलिस वाला। और अब तो जुर्माना बहुत अच्छे से कटता है। आपकी गाड़ी के नंबर का फ़ोटो लिया और आपके मोबाइल पर मैसेज भेज दिया कि भाई आपके ऊपर पेनाल्टी लग गई है। अब आप समझिए, आपका काम समझे। बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग, गाड़ी के आगे और पीछे बम्पर लगा हुआ है, वो भी दिक्कत है। गाड़ी के जो आगे जो बम्पर लगाते हैं, तो बम्पर लगता है चेचिस में, और गाड़ी में जो एयर बैलून्स होते हैं सेफ्टी के लिए, वो गाड़ी के जो ओरिजिनल बम्पर होते हैं उससे अटैच होते हैं। तो जब अगर कोई गाड़ी टकराई, आपके गाड़ी के आगे अगर बम्पर है तो बम्पर से टकराएगी, तो चेचिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। चेचिस पे इम्पैक्ट पड़ने से वो एयर बैलून नहीं खुलते हैं, वो आगे लगे सेंसर्स, जो आपकी गाड़ी के मडगार्ड पे लगे सेंसर्स होते हैं, उनके अनुसार खुलते हैं। तो वो खुलेंगे ही नहीं अगर बम्पर लगेगा तो, इसीलिए जुर्माना लगाया गया। बहुत सारे गाड़ियों में 6 एयर बैलून्स होते हैं, तो वो पीछे के भी जो आप बम्पर लगाएंगे तो उसके कारण भी वो नहीं खुलेगा। समझ रहे हैं? तो बम्पर आप अपनी सुरक्षा और सुंदरता के लिए लगा रहे हैं, पर आप अपनी ही जान को जोखिम में डाल रहे हैं, इसीलिए उस पर प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया। कुछ गाड़ियों में रॉयल इनफील्ड टाइप की बुलेट्स में लोग पटाखा लगाते हैं, पटाख पटाख जो बोलता है, वो सब पेनल्टी के अंदर में आता है। मिनिमम पेनल्टी उस पर 1500 रुपये है, और मैक्सिमम का उसमें कोई लिमिट नहीं। पटाखा एक बार बजा नहीं कि आप गए, गाड़ी का फ़ोटो खींचा, चेचिस का नंबर उस पर आ गया सारा डिटेल, और आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया कि आपका चालान कट चुका है। और ये बहुत बढ़िया नियम है, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है ना कि इस देश को जो है अनुशासन की बहुत ज़रूरत थी, अनुशासन मिला नहीं। हमको फ्रीडम मिल गई। फ्रीडम का मतलब हमने ये समझ लिया कि हम आज़ाद हैं, हम जो मर्जी आए करें। नहीं जी, आपके कुछ फंडामेंटल ड्यूटी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करेंगे तभी फंडामेंटल राइट आपके ऊपर लागू होता है, अन्यथा फिर वो 10 लाख, 5 लाख और पुलिस की 20 लठ सब आपको फ्री में मिलेगी। फिर आइए अब सबसे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर, बीएस स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड है क्या, करता क्या है, इसका काम क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, पूरी धरती पर रह रहे जीव मनुष्य को, होमो सैपियंस सैपियंस को फॉसिल एडिक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि अगर हम फॉसिल एडिक्ट हो रहे हैं
तो हमारी धरती ज़्यादा दिन के लिए हमको नहीं ढो पाएगी, हम ज़्यादा दिन के लिए इस धरती पे नहीं रह सकते। इसीलिए नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम पर्यावरण को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। किस केस में? पोल्यूशन में। पर्यावरण को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, पर्यावरण में फैल रहे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए ही ये बीएस प्रणाली लाई गई। बीएस प्रणाली भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लाया 2000 में। सन 2000 में यह प्रणाली भारत में इम्प्लीमेंट हुई। इसका मुख्य उद्देश्य है हाइड्रोकार्बन और नॉक्स का कंपोजिशन कम करना, कंसंट्रेशन कम करना वेहिकुलर एग्जॉस्ट से। दूसरा, आरएसपीएम रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का जो रेट ऑफ इमिशन है उसको भी मिनिमाइज करना। ये दो चीज़ बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट भारत में किया गया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपके नोट्स के लिए है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं BS6 की। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि BS6 क्या है, व्हाट इज़ BS6? तो BS6 मतलब है कि वह टेक्नोलॉजी जिसमें कि लीन नॉक्स ट्रैप, नाइट्रस ऑक्साइड ट्रैप LNTS और कैटालिटिक रिडक्शन यूनिट SCR, जिसको हम कैटालिटिक कन्वर्टर भी कहते हैं, और डीजल के लिए डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर DPFS लगा हो। ये जान लीजिए यही BS6 है, यही BS6 के इंजन की खासियत है। क्या खासियत है कि उसमें लीन नॉक्स ट्रैप टेक्नोलॉजी लगी होगी, वो कैटालिटिक रिडक्शन यूनिट लगा होगा। कैटालिटिक रिडक्शन यूनिट बहुत बड़ा यूनिट नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है। आपके मोबाइल, अगर आपके पास जो है सैमसंग का कोई मोबाइल है बड़ा वाला, तो उतने बड़ा होता है, वो छोटा सा लगा देते हैं उसमें, ठीक है। और डीजल में भी ऐसे ही लगता है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर DPF जो है वो लगाता है। यही खासियत है आपके BS6 की, यही BS6 इंजन है। बाकी जो है इसमें पोल्यूटेंट को मिनिमाइज करने, उसका कंसंट्रेशन को और भी कम करने के लिए काम हो रहा है। अभी हम लोग आगे उसका डिफरेंशिएशन भी देखने जा रहे हैं। देखिए BS1 कब लागू हुआ? 1/4/2000। BS2 जो है वो 1/4/2011, 3 2010 से, 4 2017 से, 6 2018 से। अब 5 क्यों नहीं लागू हुआ? सवाल उठना चाहिए दिमाग में, क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि अगर आप पढ़ते समय आपके दिमाग में क्यों 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 नहीं उठता है तो मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो क्यों का आंसर ये है कि एज पर पेरिस एग्रीमेंट भारत सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। हमने स्टैटिकल एनालिसिस की कि भारत जो है वहाँ पे सौर ऊर्जा का अपार संभावना है, इसीलिए भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देश बनता चला जा रहा है। अभी जो आपका लद्दाख और लेह वाला रूट है वहाँ पे भी सोलर प्लांट्स के लगने की बात हो रही है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, केरल में भी लगा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सोलर का। तो ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ सोलर डे है, सनी डेज, सोलेस्टिक्स, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है उस पैरामीटर को स्विच ऑफ कर दिया जिस पैरामीटर को हमें तो ज़रूरत नहीं थी, और हम डायरेक्ट ही BS6 पर आ गए। बहुत सारी कंपनियों ने विरोध किया कि जो है हमारी तो प्रोडक्शन हो गया है ये सब मटेरियल है और सारा गाड़ियां बन चुकी हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पर्यावरण को ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, आप पर्यावरण को ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। पैसा का है आपका घाटा हो चाहे फायदा, उससे मतलब नहीं है। फिर इसके बाद से BS6 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप यहाँ पे देख रहे हैं।
पेट्रोलियम डिस्टिलेट व्हीकल मतलब जो भी व्हीकल पेट्रोल से चलती है उसमें जो नॉक्स है, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए 1988 में नाइट्रस ऑक्साइड के लिए कोई नियमावली नहीं आई थी, पर अमेंडमेंट से आई। नाइट्रस ऑक्साइड 60 mg जो है वो पर किलोमीटर रिलीज BS6 करता है। पहले कितना होता था देखिए 80। फिर पार्टिकुलेट मैटर 4.5 mg पर किलोमीटर था, पहले जो है वो बहुत ज़्यादा था, उसका कोई लिमिट ही नहीं रखा गया था। अब लिमिट इसका आ गया। और इसके लिमिट में आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, BS4 देखिए, जो आपका पार्टिकुलेट मैटर है उसको परसेंटेज में दर्शाया गया है और वो है 68%। तो 68% मतलब हो जाता है बहुत बड़ा। अभी आगे उसको और भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, बहुत बड़ा हो जाता है मैटर। वो रिड्यूस होकर 4.5 mg पर किलोमीटर आ गया। डीजल फ्यूल मतलब कि जो चीज़ें डीजल से चलती हैं, जो भी चीज़ डीजल से चलती होगी उसका जो नॉक्स है वो 80 mg पर किलोमीटर आ जाता है BS6 में। पार्टिकुलेट मैटर 4.5 mg पर किलोमीटर, देखिए कितना रिड्यूस हो रहा है। फिर उसके बाद से हाइड्रोकार्बन और नॉक्स है 170 mg पर किलोमीटर, बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुआ। कहाँ 300 था, कहाँ 170 हुआ। तो ये चीज़ें जो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगी। अगर आप TGT PGT भी दे रहे हैं तो उसमें आएंगी। जो भी बच्चे जो MSc इन्वायरमेंटल साइंस में या BSc इन्वायरमेंटल साइंस से कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो नया नियमावली शिक्षा का आया उसमें बायो ग्रुप को हटा दिया गया है, उसमें विज्ञान ऐड कर दिया गया। तो मतलब कि अब आप भी दे सकते हैं। तो अगर MSc इन्वायरमेंट है तो आप डरिए मत, TGT PGT के लिए एलिजिबल आप भी हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इसी में देखिए आप, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स आप बना सकते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आप देख रहे हैं 0.97 G पर किलोमीटर, तो ये ग्राम में दी गई है। और यहाँ पर यहाँ पर mg में दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऐसा ना हो कि डर जाइए कहीं कि प्रकाश सर वहाँ कुछ बता रहे हैं यहाँ कुछ बता रहे हैं। नहीं, एक ही चीज़ वहाँ बता रहे हैं हम, बस थोड़ा सा उधर mg में है इधर ग्राम में है। ठीक है, तो BS1 BS2 की बात है। देखिए इमिशन स्टैंडर्ड इसमें जो पार्टिकुलेट का है BS2 में 500 ppm, BS3 में जो है इसका जो पार्टिकुलेट इमिशन है उस पर जो भी चर्चाएं हुई उसमें बताया गया कि 0.5% ही रिड्यूस हो रहा है। परंतु जब BS4 की बात आई तो BS4 में सीधे कहा गया कि भाई 100 ppm से हम कम नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और उसने कहा कि नहीं, हम और भी रिडक्शन करेंगे। और अब पार्टिकुलेट मैटर 10 ppm पे आके रुका, 10 ppm पे। देख रहे हैं, 100 ppm से सीधा 10 ppm। तो ये फायदेमंद है ना, क्योंकि देखिए भाई पर्यावरण को आप पैसे से नहीं तोल सकते हैं। आप एक पेड़ लगाने के लिए आप 50 रुपये खर्चा किए पेड़ पे, तो उस पेड़ की कीमत 50 रुपये थोड़ी ना है। आपको हजारों गीगाटन वो ऑक्सीजन दे रहा है, फल दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, पत्तियां दे रहा है, औषधि गुण दे रहा है। तो 50 रुपये कीमत आप उसको आकेंगे, उसकी कीमत तो लाखों में है। इसीलिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पर्यावरण को पैसे से नहीं तोल सकते हैं और इसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को लेके सरकारें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। और यही चीज़ मोटर व्हीकल एक्ट में स्पष्ट हो गया कि हम पर्यावरण के लिए व्हीकुलर इमिशन को मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि व्हीकुलर इमिशन के मिनिमाइजेशन से ही हम पॉइंट सोर्स पर पोल्यूशन को रिलीज़ होने से रोक सकते हैं, पोल्यूटेंट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पॉइंट सोर्स मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर कोई गाड़ी से धुआं निकला, अगर उसको साइलेंसर पे नहीं रोका तो जब वायुमंडल में जाएगा तो उसके रोकने की लागत बहुत ज़्यादा लग जाएगी। जैसे दिल्ली में स्मॉग फैला था तो कुछ विद्वान वैज्ञानिकों ने आइडिया दिया कि फॉग गन का इस्तेमाल किया जाए। बड़े बड़े तोप आ गए और हवा में पानी छींटने लगे।
अब आप ये सोचिए, आप प्रकृति से मुकाबला करने चले हो, प्रकृति के आगे वो फॉग गन मतलब कि बेवकूफ़ी भरा आइडिया। पता नहीं कौन वैज्ञानिक वहाँ था, है बुद्धिजीवी। दिल्ली लखनऊ का 4 गुना है, दिल्ली लखनऊ का 4 गुना है। और ऐसे जगहों पे आप 50 फॉग गन लेकर सोचते हैं कि आप प्रदूषण को कंट्रोल कर पाएंगे। इट इज़ रेडिकुलस, बेवकूफ़ी और मूर्खता भरा डिसीजन। ऐसे डिसीजंस नहीं होते हैं। ये अनप्रैक्टिकल एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है, अनप्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, उस चीज़ को नहीं अनुभव करेंगे, आप ऐसे ही गलत सलत राय देंगे। तो ये वहाँ हुआ, लाखों पैसे का फॉग गन आ गया, करोड़ों पैसे का पानी हवा में फेंका गया, बहुतों के जेब गर्म हो गए, यही हुआ बस। और दिल्ली वापस से वैसी ही स्थिति है जैसे पहले हुआ करती थी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कोई भी क्यूरी होगी आप इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। हम ट्विटर से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे हैं, डिपार्टमेंट का ही पेज है। एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये क्या आपका अपना इंडिविजुअल पेज है? तो नहीं बेटा, ये मेरे डिपार्टमेंट का पेज है, इन्वायरमेंटल साइंस कमला नेहरू संस्थान का पेज है। और यह पेज डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज से लिंक है, जो डिपार्टमेंट के ही ईमेल एड्रेस से रन करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए।